हेलो। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पाठ फर्स्ट का सेकंड प्रश्न पत्र इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत जो अध्याय है किनशिप अर्थात नातेदारी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा के जो किनशिप शब्द है को हिंदी में भाषा में उसको बंधुत्व, नातेदारी, सौजन कहा जाता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। वैसे तो यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है, विवाह परिवार और नातेदारी को। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे छोटे संघों के निर्माण को प्रेरणा दी और परिवार से लेकर के राष्ट्र तक समान भाषा, धर्म, जातियों, राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इससे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में पाता है, जिनके पास उनके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए होते हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। इसमें रक्त का बंधन है। अतः जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर के जो सभ्य समाज तक में इसे पुष्ट एवं विश्वसनीय माना जाता है। तो हम सबसे पहले नातेदारी का अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। चार्ल्स विनिक ने डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नामक जो पुस्तक लिखी, उसमें इन्होंने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा कि सगोत्रता का तात्पर्य नातेदारी से अर्थात सगोत्रता व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। यह परिभाषा चार्ल्स विनिक ने डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में थी। इसी प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन ने भी इसके संबंध में एक परिभाषा दी। नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। डॉक्टर रिवर्स ने भी कहा, बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। इसी प्रकार लूसी मेयर ने भी कहा कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रॉबिन फॉक्स ने भी कहा, उन्होंने अपनी नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा दी और कहा कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। तो इन परिभाषाओं से यह विश्लेषण से यह स्पष्ट ही है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं और परिवार पर ही निर्भर भी हैं। तो ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप में संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वो नातेदारी माने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उसके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे एक दूसरे के रिश्तेदार माने जाते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ किनशिप की। नातेदारी के प्रकार। सामाजिक संबंधों में सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध है।
ये वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। यानी प्रजनन की जो कामना है 2 प्रकार के रिलेशन को जन्म देती है। पहली, माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले रिलेशन, इन्हें हम समरक्तता संबंध कहते हैं। नंबर 2, पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्ष के बीच बनने वाले संबंध, जिसे हम विवाह संबंध कहते हैं। ये 2 तरह के संबंध हुए, एक समरक्त, एक वैवाहिक। समरक्त की बात करें तो प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता पर आधारित हैं, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का रिलेशन। संतान ने माता पिता से वाहक गुण यानी कि जीन्स जो ग्रहण करती है, और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं, जिसे एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा नाना नानी, चाचा बुआ आदि, ये सब रक्त संबंधी ही है। केवल रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है, उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। तो इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंध में जैविक तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य। विभिन्न समाजों में हमें इसके कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मलेशिया की जो ट्रोबियांडा द्वीप में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा के अनुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंध ही ऐसे संबंधों का आधार होता है तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से क्यों पुकारते हैं? जैसे पिता की आयु, माता की आयु के लोगों को पिता या माता द्वारा शब्द संबोधित करते हैं। कुछ जैव के संबंधों की तुलना में संबंधियों द्वारा निभाए गए अधिकार और कर्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं। तो कहने का तात्पर्य समरक्त संबंध एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार अब विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होते हैं। जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होते हैं। जैसे केवल पति पत्नी विवाह संबंध नहीं है, वरन दोनों के परिवारों के अनेक संबंध भी परस्पर जैसे विवाह संबंधी होते हैं। जैसे सास ससुर है, ननद भौजाई, जीजा साली, साला साली, सासू साडू, फूफा भाभी बहू आदि। इन संबंधों को 2 व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जा सकता है, जैसे सास बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामी भांजा, भतीजा फूफा आदि। तो इन सभी संबंधों के बीच जो संबंध का आधार है वो क्या है? रक्त न होकर के बल्कि विवाह। तो इस प्रकार 2 प्रकार के जो संबंध नातेदारी में बताए गए, समरक्त संबंधित और विवाह संबंधित। अब है कैटेगरीज ऑफ द किनशिप, अर्थात नातेदारी की श्रेणियां। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सब में से हम सब समान रूप से संपर्क, निकटता, घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमारे बहुत अधिक निकट होते हैं तो कुछ दूर होते हैं। तो इस निकटता, घनिष्ठता और संपर्क के आधार पर नातेदारी को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों पर अध्ययन किया था और उन्होंने इन श्रेणियों को 3 भागों में बांटा। एक प्राइमरी, जो सेकेंडरी, थर्ड तृतीय। प्राथमिक जिसमें वे व्यक्ति जिसका हमारा सीधा संबंध है,
या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित और 1 विवाह से संबंधित होता है। पिता पुत्री, माता पुत्री, भाई बहन, बहन, ये सभी ब्लड रिलेशन वाले हैं। और पति पत्नी का जो रिलेशन है वो प्राथमिक संबंध पर आधारित है। सेकेंडरी जो रिलेटिव्स हैं वो हैं, यानी कि जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का जो रिलेशन है पिता के द्वारा, पिता तथा पिता के पिता आपस में जो प्राथमिक संबंधी हैं ये रक्त संबंधी है, लेकिन द्वितीयक रिश्तेदार है। तो इस प्रकार से जैसे चाचा भतीजा, मामा नानी आदि जो हैं, विवाह द्वारा नातेदारी का में द्वितीयक संबंधियों में हम जैसे सास ससुर है, साला बहनोई है, साली है, देवर भाभी, ये सब गिने जा सकते हैं। मर्डोक ने 33 प्रकार के 33 टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी रिलेटिव्स का इन्होंने वर्णन किया है, उल्लेख किया है। अब आता तृतीयक संबंधी। ये वे हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी या प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। जैसे पितामह हमारे कौन हुए? तृतीयक संबंधी, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी है, अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी हुए। इसी तरह साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक होगा। तो मर्डॉक ने इसमें लगभग 151 टाइप्स ऑफ थर्ड टेरिटरी रिलेटिव्स, यानी तृतीयक प्रकार के जो संबंधियों का उल्लेख किया है इन्होंने। तो इस प्रकार से ये नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई गई है। अब टर्म्स ऑफ द किनशिप, यानी कि नातेदारी की कुछ संज्ञाएं भी हम देख सकते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करना आवश्यक है। इसके संबंध में मजूमदार एवं मदान ने लिखा था कि सगोत्र सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती है जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। जब हम किन्हीं लोगों के नातेदारों के नियमों तथा व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हमें यह अवश्य ही पूछना होगा कि वे सब जनों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनमें भेद किस आधार पर करते हैं, उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो नातेदार को संबोधित करने के संज्ञा शब्द उनको विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कभी कभी यह विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित भी कर पाते हैं और कभी कभी नहीं। अब इसके अंतर्गत पहली बात है नियामक व्यवहार, अर्थात रीतियां। जब हमारा किसी व्यक्ति के से संबंध बन जाता है तो वह यहाँ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के रिलेशंस वालों के बीच हमारा जो व्यवहार है वो डिफरेंट टाइप का होता है। किसी के साथ हमारा रिलेशन श्रद्धा पे आधारित होता है, तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता वाला होता है, हंसी मजाक वाला होता है। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है। पति पत्नी के बीच जो व्यवहार वो प्रेम का है। जीजा साली के बीच व्यवहार मधुरता का है। तो समाज में 2 संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे, इनके नियम बने होते हैं, जिन्हें हम नियामक व्यवहार कहते हैं या हम उसको रीतियां भी कहते हैं। और बहु प्रचलित जो समाज की कुछ रीतियां हैं वो कौन कौन सी है, उसमें पहली है अवॉइडेंस, परिहार या विमुखता। इसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें और पारस्परिक सामाजिक अंतर्क्रिया को टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई
संबंधियों के नाम लेना वर्जित होता है, या किसी न किसी प्रकार से संबंधियों के साथ परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो ये संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। तो परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पर उदाहरण स्वरूप जैसे भाई बहन का परिहार, सास और दामाद परिहार, सास बहू परिहार, ससुर और पुत्र वधू परिहार, ससुर और दामाद परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। तो कई समाजों में इस तरह के जो परिहार देख सकते हैं, जिसको हम परिहार या विमुक्ता की श्रेणी में मान सकते हैं। इसी प्रकार से परिहास या हंसी मजाक के संबंध, जोकिंग रिलेशंस, परिहास संबंध परिहार से ठीक विपरीत है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार प्रमुखता विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं, और ये संबंध निम्न प्रकार से रिश्तेदारों के बीच भी पाए जाते हैं, जैसे जीजा साली और जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी, मामा भांजा, मामी भांजा, दादा पोती और दादी पोता, चाचा भतीजा, फूफा भतीजी। ये परिहास जो है हंसी मजाक के रिलेशन वाले परिहास के श्रेणी में माना गया। इसी प्रकार से मातुलतेय, ये भी एक रीति है जो समाज में देखी जा सकती है। खास करके ये प्रथा मातृ सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। यहाँ मामा अपने भांजे या भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उनमें आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का इसमें दायित्व होता है। भांजे की वफादारी पर मामा का विशेष अधिकार होता है। प्रॉपर्टी मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है, और भांजे पिता के बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे और भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब हम उस प्रथा को मातुलेय कहा जाता है। मामा की ऐसी सत्ता को हम मातुल सत्तात्मक कहते हैं। यदि भांजे भांजी अपने मामा के घर पर रहकर बड़े होते हैं, तो उसे हम मातृस्थानीय निवासी कहते हैं। तो मातुलेय प्रथा मातृसत्तात्मक समाज की सामान्य विशेषता कही जा सकती है। यदि यह प्रथा किसी पितृसत्तात्मक परिवार में पाई जाती, तो ये पूर्ववर्ती जो मातृ प्रधान सामाजिक संरचना का एक अवशेष होती। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण जो है कैलिफोर्निया के सीरी इंडियन में देख सकते हैं। एक छप्पर के नीचे आग के पास पुरुष इस क्रम में बैठते हैं कि सबसे आगे बड़ा, उसके बाद आयु क्रम से छोटे वाले बैठते हैं। उसके बाद आश्रम के बाहर वृषा से आरक्षित स्थान पर घर की स्त्रियों के पति बैठते हैं। इसी प्रकार हेदा तथा ट्रोबियांडा जनजाति में 10-12 वर्ष की आयु में लड़का अपने मामा के घर चला जाता है। वहाँ वह मामा की सेवा करता है। वह मामा के गोत्र, जादू, धर्म, प्रॉपर्टी आदि का अधिकारी होता है। होपी और चूनी जनजाति में पुत्र जो है विवाह योग्य होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है। उसके बाद वह मामा के घर चला जाता है। मामा ही उसका विवाह करता है और मामा के परिवार का सदस्य वह बन जाता है। ये मातुलेय प्रथा जो है, ये भी हम एक नातेदारी की एक प्रकार रीतियों में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से पितृश्व श्रेय
यानी एमिटेड। जिस प्रकार मातृसत्तात्मक परिवार में मामा का अधिक महत्व और विशेषाधिकार होता है, वैसे पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन अर्थात भुआ, जिसे हम पितृस्वसा कहते हैं, का विशेष महत्व पाया जाता है। इस संदर्भ में डॉक्टर रिवर्स ने वेक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया। वहाँ भुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है और भतीजा माँ से अधिक भुआ का सम्मान करता है। वहीं भुआ की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी भी होता है और उसकी प्रॉपर्टी को मनमाने ढंग से वो खर्च कर सकता है। तो भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का जो नामकरण भुआ करते हैं। कुछ जनजातियों में भुआ ही दाह संस्कार की क्रिया करती है। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका की जनजातियों में भुआ के सम्मान की यह प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के बारे में चैपल और कून का मत है कि जिन संबंधियों से विवाह के बाद सामाजिक अंतरक्रिया शिथिल होने की संभावना होती है, उन्हें सतत बनाए रखने के लिए इस प्रथा का प्रचलन हुआ। भुआ विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है। अपने जन्म के परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए ही पितृशिव श्रेय का प्रथा का प्रचलन। क्लियर। इसके बाद आता है सहप्रसविता अर्थात सहकष्टी कोवेड। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी की संतान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिसका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है। उसे भी प्रसव पत्नी के कमरे में रखा जाता है और उसे भी प्रसव की तरह ही अछूत माना जाता है। भारत में खासी टोडा जनजाति में ये प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने, कपड़े धोने की उस समय तक मनाही रहती है जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रथा का प्रचलन के कारणों पर अगर प्रकाश डाले तो मानव शास्त्र ने अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ विद्वान इसे मात्रक पितृक संकुल की संक्रमण अवस्था के अवशेष के रूप में माना है। मेलिनोवस्की ने भी सहप्रसविता को वैवाहिक संबंधों की अधिक दृढ़ बनाने और पैतृक प्रेम प्राप्त करने का एक सामाजिक क्रिया तंत्र माना है। रेगलन ने इसे विवाह के विकास पूर्व एक विवेकहीन विश्वास और विवाह नामक संस्था के उद विकास का सहयोगी कारण मानते हैं। तो इस प्रकार से नातेदारी की ये श्रेणियां प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। आज के लिए इतना ही।